जो ठेकेदार है उसको तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है सब आज की डेट में ज्यादा है कि नहीं है, आपको अभी समझते होंगे। हाँ, अभी हम लोग कुछ बोलेंगे ना तुरंत पिस्टल निकाल देगा। हम लोग जो जिस कैटेगरी में सेफ्टी कैटेगरी में है, तो वहाँ पर अगर ऐसे अनट्रेंड लोगों को डाला जाए और कम पैसे में, तो क्या जो लोग अपना पेट ईमानदारी पूर्वक उससे उसका भरेगा नहीं, तो वो क्या आपके साथ उसी ईमानदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ, समर्पण के साथ वो काम कर पाएगा? यकीनन नहीं करेगा, दुर्घटना घटेगी। क्योंकि कई स्टॉपेज ऐसे होते हैं जो 2 मिनट के होते हैं, 1 मिनट, तो ट्रेन का डिब्बा आगे रुका है, उतर के जाकर के और जो बाहर का टॉयलेट इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे पता नहीं, मैं कभी उस डिब्बे में गया नहीं इंजन में, तो मैं समझना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंजन में अभी तक जो है लोकोमोटिव में यूरिन का या फिर टॉयलेट का अरेंजमेंट नहीं। कुछ लोको पायलट से हमने बात की तो कई बार आपको लगा होगा कि वो निजी समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन वो निजी समस्याओं के साथ साथ आम जन की भी समस्याएं, जैसे कि ड्यूटी आवर्स ये नहीं कि वो आराम सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि उन्हें काम कम करना पड़े। ड्यूटी आवर्स और रेस्ट की बात जब वो करते हैं तो वो मानसिक तनाव को कम करने की बात करते हैं, रिलैक्स की बात करते हैं, तो बेहतर वातावरण में, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ, बेहतर सक्षमता के साथ में वो गाड़ी को चला सके जिसमें हम आप सफ़र करते हैं। यहाँ पर कुछ और लोको पायलट हैं, उनसे भी समझेंगे कि ये जो मेरी बात है, कितना आप इससे सेफ्टी को लेकर के भी आप बात कर रहे थे, कितना सही है ये? देखिए, रेलवे में हम लोग को पायलट्स जो है आज बहुत ही ख़राब स्थिति में काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारी जो वर्किंग आवर्स है, ये पूरी तरह से रेलवे के अपने बनाए हुए कानून पर वो नहीं चलती है। हमारा जो वर्किंग आवर्स है नियमतः 9 घंटे तक में साइन ऑन से साइन ऑफ तक करना है, लेकिन रेलवे जो है सेफ्टी को दरकिनार करते हुए इसको जो है हम लोगों से लगातार 12 से 14 घंटा, इवन कि 18 घंटा तक हम लोग से काम करवा रही है। हम लोग इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यह जो काम हम लोग करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हमारा जान माल सेफ्टी का पूरा उल्लंघन हो रहा है। हम अपने सुरक्षा के साथ साथ तमाम रेलवे के कर्मचारियों की, रेलवे के माल पैसेंजर्स की और जो है सामान की, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन रेलवे के अधिकारी जो है अपनी जो है ये रोना इस बात को लेकर रोते हैं कि हमारे पास मेंस पावर नहीं है। क्या इसके लिए हम भुक्तभोगी हैं? ये तो प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से कैडर को बढ़ाएं और इनको जो है सेफुली काम कराएं। बिल्कुल। तो ये बात जो है आपने जो शब्द कहा कि अगर उनके पास मैन पावर कम है, जनता भी जा रही है, सवारी भी बढ़ रही है, पैसेंजर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर सुरक्षित सफ़र नहीं है, और कई बार आप लगता है जैसे लोग आप बात करते हो ना, यार क्या 1 घंटा ज़्यादा काम कर लिया तो कौन सा आदमी का दिमाग पागल हो जाएगा? नहीं, आप कार चला के देखो, लगातार चला के देखो, आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर रेस्ट नहीं मिलेगा, ख़ास तौर से चालक को, लोको पायलट जिसे बोल रहे हैं, पायलट शब्द इस्तेमाल, नाम बहुत ऊंचा लगता है पायलट, लेकिन अगर उनके दिमाग में पूरी तरीके से चैन नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्या कहेंगे आप? रेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तो गाड़ी चलाते थकान आ जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर 100 में से 1 को भी आ गई तो हजारों गए गया है, बहुत नुकसान हो जाएगा, जान माल सब, रेल का भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का रेस्ट देखिए, एक दिन की बात नहीं है, ये ऐसी स्थितियां हैं कि ये हर दिन आप 1 दिन काम कर सकते हैं, 2 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं। लगभग आप ये देख लीजिए, हम लोगों की जो मांगे हैं वर्षों से चली आ रही है, आज ये स्थिति आ गई है कि हम लोग लगातार 4 नाइट तक काम करते हैं। ये कहाँ का सेफ्टी है? ये तो पूरा उल्लंघन है। रेलवे बोलती है कि 9 घंटा का कड़ाई से पालन करना है, विफल हो रही है। लगभग हर जगह हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे से आते हैं, वहाँ भी काम का दबाव इतना ज़्यादा है कि हम लोग कितना आप काम करेंगे? 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, लेकिन लगातार इस विषम परिस्थिति में इमरजेंसी में करने को तैयार हो, लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप सुरक्षा की बात, तो ये तो बेईमानी है, ये तो बेईमानी है ना। इस प्रकार से आप जो है काम कराना, ये कहीं भी तर्कपूर्ण नहीं है। और हमारे पास आज जो अभी जो आप लोग देख रहे होंगे, वेज लॉ में 4 नियम वेज लॉ में परिवर्तन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, रेल को निजी करने का काम चल रहा है। आज निजीकरण की बात पूछा, निजीकरण से क्या आपको आपत्ति है? लोग जैसे जनता में पता है क्या बात होती है? जनता, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो ऐसे लोग कहते हैं, बोले प्राइवेट जॉब वाले इतने मेहनत करते हैं, ये सरकारी नौकर वाले जो होते हैं आराम पसंद हो गए हैं, और जब प्राइवेट वाले कर सकते हैं, क्यों नहीं? निजीकरण से दिक्कत ये है, काम नहीं करना चाहते। इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, निजीकरण हम लोग जहाँ पर आज पूरे, जिसमें हम जॉब में आए थे लगभग 20 साल पहले, हमारे काम तो करना था, निजीकरण हो जाए सरकारी हो जाए, फर्क क्या आएगा? फर्क ये है कि जो प्राइवेट लोग जो आते हैं उनकी जिम्मेदारियां नहीं है,
और ये हम लोग जो खास तौर जो सेफ्टी कैटेगरीज में आ रहे हैं, वो सारे लोग जो प्राइवेट वर्कर्स आते हैं, वो अपना काम जो है उसी स्तर से कर सकते हैं जिसकी उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप कम पेमेंट में आप उससे काम ले रहे हैं, और सेफ्टी का कैटेगरी कौन उसका तो ध्यान नहीं। आज लोग को पायलट ही एक ऐसा चीज़ बच गया है। मेरे पास जितने आसपास में जितने भी कैटेगरी के लोग थे सारे खत्म हो गए, सिर्फ रेलवे में लोको पायलट तो सरकारी है, उसका तो निजीकरण नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ और भी जितने भी काम करने वाले सहायक कर्मचारी सहायक हैं, जितने हर विभाग में प्राइवेट की भरमार करते जा रहे हैं। भरमार नहीं बोलिए कि आप उसको भरते जा रहे हैं, और जो जिम्मेदार पद पर अगर आप प्राइवेट लोगों को लाएंगे जिसकी जिम्मेदारी महज 10,000 15,000 में आपको काम करवा रहे हैं, तो वो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। कोई एक उदाहरण दीजिए कि ये एक कर्मचारी का उदाहरण दीजिए कि ये कर्मचारी इतने पैसे में था, लेकिन सरकारी था तो इतना पैसा था। अभी आप देख लीजिए, हम लोग रनिंग कैटेगरी हैं, हम लोगों को रेलवे के द्वारा रनिंग रूम सुविधा मिलती है। तो रनिंग रूम में जितने भी कर्मचारी थे वो सारे लोग जो है रेलवे के कर्मचारी रहते थे, और आज वहाँ पर क्या किया गया, निजीकरण कर दिया गया है। निजीकरण करने का मतलब वहाँ पर जितने भी है कर्मचारी 8,000 9,000 7,000 रुपये में वो काम कर रहे हैं। अब आप ऐसे समझ में, वो अपनी जिम्मेदारी 8 घंटा 10 घंटा वो काम कर रहे हैं, वहाँ का टोटल गुणवत्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उनका भी शोषण है और हमारा भी शोषण है। हम लोग कोई भी बात वहाँ पर रखते हैं तो वो लोग हमारे अपेक्षाओं के अनुसार काम ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं है। सारा व्यवस्था निजीकरण के कारण चरमरा सा गया है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हम लोग अपनी बात प्रशासन तक बोलते हैं कि सर जिस काम के लिए इसको रखा गया है वो तो कर नहीं रहे, और हमारा सारा गुणवत्ता, आज रनिंग रूम का खाने का व्यवस्था इतना खराब हो चुका है। जो रेलवे कर्मचारी, पहले रेलवे का टेंडर होता था, रेलवे के कर्मचारी होते थे, हमारी हर चीज़ों पर, सुविधाओं पर वो ध्यान देते थे, हमारी गुणवत्ता को, खाने का हर चीज़ पर देते थे। लेकिन आज क्या हुआ, पूरी तरह से गुणवत्ता खत्म हो गया। आप हमको जो एक अच्छा इन्वायरमेंट में रेस्ट मिलना चाहिए था, या फिर वहाँ पर जो अच्छा गुणवत्तापूर्ण खाना मिलना था, लेकिन वहाँ तो इस प्रकार से गया कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और प्रशासन तक जब तक आवाज़ पहुँचाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, कहता है आपको इसी व्यवस्था में काम करना पड़ेगा, मैंने तो आपको दिया। तो हमारा तो नुकसान है जब हम अच्छी तरह से अच्छा भोजन नहीं करेंगे, समय पर अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से हम काम करेंगे। अच्छा, निजीकरण में क्या, निजीकरण की जो तमाम एजेंसियों के द्वारा आते हैं कर्मचारी, तो वहाँ पे क्या जो आरक्षण का ध्यान रखा जाता है या उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे? आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। ये निजीकरण एक ऐसा दौर है जिसमें कि जो है आरक्षण से कोई मतलब नहीं, आरक्षण तो खत्म ही हो गया। निजीकरण का मतलब ही हमको लगता है मुख्य रूप से ये है कि देश से आरक्षण को खत्म कर दो। इनडायरेक्ट बिना संविधान परिवर्तन किए आरक्षण खत्म हो गया। तो ऐसे परिस्थितियों में जहाँ पर खास तौर से हम लोग जो जिस कैटेगरी में, सेफ्टी कैटेगरी में है, तो वहाँ पर अगर ऐसे अनट्रेंड लोगों को डाला जाए और कम पैसे में, तो क्या जो लोग अपना पेट ईमानदारी पूर्वक उससे उसका भरेगा नहीं, तो वो क्या आपके साथ उसी ईमानदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ, समर्पण के साथ वो काम कर पाएगा? यकीनन नहीं करेगा, दुर्घटना घटेगी। और इसकी जिम्मेदारी है सरकार को फिर से सोचना चाहिए कि ऐसे कदम को जितना जल्दी हो सके वापस ले, और जिम्मेदार जगह पर वैसे योग्य आदमी को और पक्की नौकरी वाले को उसको दिया जाए, ताकि जो है व्यवस्थाएं बरकरार रह पाए। लास्ट सवाल है आपका, जैसे हम जब सरकारी नौकरी कोई भी ज्वाइन करता है तो वो सारे पैरामीटर्स को उसे फुलफिल करना होता है, और तमाम, चाहे वो इंटरव्यू के मामला हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, हर चीज़ से करता है। बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। लेकिन निजीकरण से जो कर्मचारी आते हैं, वो निजीकरण की जो कंपनी है जो आपको उपलब्ध कराती है, वो उसी का डिसीजन होता है, वो सरकारी पैरामीटर्स कितना उसमें। देखिए सर, अभी मैं एक उदाहरण और देता हूँ। निजीकरण आपने अनट्रेंड शब्द इस्तेमाल का, इसलिए दबाला है। बिल्कुल अनट्रेंड जो कैटेगरिया होता है रेलवे का या फिर और संस्थाएं का, वो उसके साथ तो लेती है, लेकिन निजी जो कर्मचारी होते हैं या निजी जो ठेका पर जो व्यवस्था देती है, वो हमको कोई सुविधा नहीं देती है। ऐसे मान लिया कि आज हमारे पास जितने भी रेलवे में, मतलब उनकी सामर्थ्य पे प्रश्न है? बिल्कुल नहीं। वो उस निजीकरण नहीं, जो उनके द्वारा कर्मचारी आते हैं, उनके कर्मचारियों को तो लिया तो जाता है उसी व्यवस्था के तहत में, यह कह करके, लेकिन वो तमाम उस नियम को छोड़ कर करके काम करते हैं। अभी मान लिया कि एक, मतलब वो उतने सामर्थ्यवान नहीं होते, बिल्कुल सामर्थ्यवान नहीं होते, बिल्कुल अनुभव नहीं होते, ना एक्सपीरियंस होते हैं। अगर लोको पायलट, हालांकि निजीकरण में नहीं है, पर मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे लोको पायलट अगर एक लिया जाएगा, सरकारी तहत लिया जाता है, तो उसकी बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन से वो आएगा हर तरीके से। मतलब जो आएगा वो किस्मत वाला भी नहीं, योग भी होगा और किस्मत वाला भी होगा, दोनों होंगे ना। बिल्कुल, हम लोगों को बहुत
जो है एजुकेशन तो हम लोगों का जो भी रहता है, फिर हम लोग को साइकोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ता है, मेडिकल A1 फिट आपको होना पड़ता है, और आपका जो इमीडिएट डिसीजन लेने का क्षमता होता है आपको तैयारी के साथ वहाँ आना पड़ता है, और एक लंबे ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को इस पद के लिए क्विक डिसीजन लेने का, हम लोग साइकोलॉजिकल एक स्टैंडर्ड के एम्प्लॉई हैं, हमको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा और सही डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे पीछे लाखों संपत्तियों का और हजारों पैसेंजर्स की जान माल का जरूरत है। ऐसे समय में जो हमको जो सुविधा चाहिए वो ऐसे अगर अनट्रेंड लोगों के साथ हम लोगों का हवाले कर दिया जाए, क्षमता में फर्क पड़ेगा। हमारी क्षमता पर फर्क पड़ेगा। मान लिया कि अगर एक अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है जीप का परिचालन कराया जा रहा है, हम लोगों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जीप को व्यवस्था कर दिया, जो पहले सरकारी हुआ करती थी। अभी वो जीप ड्राइवर को जो 8 घंटा ड्यूटी है वो 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा काम कर रहा है। पर भी उसका भी यही हाल है, वो उसका भी हाल है, क्योंकि उसको तो उसकी नींद में भी चला रहा है, वो कभी भी दुर्घटना घट सकता है, वो हमारे वहाँ जान जा सकता है। अब बहुत घटना घटती है, हो चुका है, और ऐसा बात नहीं। अभी मान लिया कि जिसको 10,000 12,000 दे रहा है, कहाँ हुई ये घटना? ये हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे में, नुआमुंडी, ऐसे जगह में, चक्रधरपुर मंडल में बहुत सारा घटना जीप वाली हो गई, जीप वाली हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर रहते हैं, वो अपना समय के अलावा शोषण होता है 12-12 घंटे। हाँ बिल्कुल होता है। तो ऐसे परिस्थिति में काम कर रहा है तो यकीनन किसी भी आदमी को जो नियम बनाया जाता है वो ठेकेदार उसको फॉलो नहीं करते हैं, और रेलवे प्रशासन को इसको समय समय पर जांच करना चाहिए। लेकिन इतने सामर्थ्यवान ये रहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं हो नहीं पाती है। जो जैसे चल रहा है, बस सिर्फ ये कहता है हमने आपको सुविधा दे दिया, अब आप उसी से काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात। तो ये एक राय थी और इस राय में दम मुझे दिखता है, क्योंकि निजीकरण के लोग खिलाफ नहीं हैं, लेकिन निजीकरण में जो व्यवस्था है 2-3 चीज़ें, एक तो उसमें आरक्षण को बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा ऐसा वर्ग है जिसको हम चाहते हैं कि मुख्य धारा में आए, वो आकर के बराबरी से जीवन शैली को अपनाए, वो जाकर के उसका मानसिक और तमाम वो स्तर भी ऊपर आए, उसके परिवार का, एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति अगर आरक्षण के तहत कोई जॉब प्राप्त करता है तो उसकी पूरी कम्युनिटी को एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मेरे बीच का आदमी भी इतने बड़े जॉब पे जा सकता है, मैं सबके बराबर हूँ। तो उसका मानसिक स्तर बढ़ता है और उसके परिवार का, उसकी कम्युनिटी का स्तर बढ़ता है, और इसके पीछे की धारणा होती है, इसको समझना चाहिए, तो वो भी जाएगा। दूसरी बात, निजीकरण जो होता है उसमें कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए अपने कर्मचारियों से ज़्यादा काम कराएंगे। हालांकि इनसे भी कराया जा रहा है सरकारी होने के बावजूद, जैसा इनका दावा, परंतु वो जो होंगे जो बहुत छोटे से लिए किसी तरह रोज़गार प्राप्त करके आएंगे, और वो 12-12 घंटे चला के, वो जैसे बताया कि सहायक स्टाफ हो गया, तो वो सब आएगा। इस सब पर अगर निजीकरण भी किया जा रहा है तो उसके भी पैरामीटर्स बिल्कुल फॉलो किए जाने चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर, नियमों के आधार पर। ये सब नहीं हो रहा, उनको छोड़िए, इन्हीं के साथ नहीं हो रहा है जो सरकारी अभी हैं, लोको पायलट, हालांकि सब सरकारी हैं। तो आप इस पूरे जो हमारी बातचीत हुई इसे कैसे देखते हैं? अगर आपको लगता है ये आवाज़ सिर्फ इन कर्मचारियों की नहीं है, ये जब हम सफ़र करते हो किसी दिन हम पर भी गाज गिर सकती है, हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा है, तो इसमें कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, ताकि इस आवाज़ को इनकी बल मिल सके और जो कानून नियम हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स जो है उनका पालन हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सर मेरा एक सुझाव है। जी जी। निजीकरण पर मेरा एक सुझाव है कि निजीकरण में जो सरकार जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर चुनता है ना, यदि सरकार खुद स्टाफ को चुने अग्निवीर के तरह, माने वो कम पैसा में ही बहाली निकाले सरकार, जिसका कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सरकार से हो। पैसा अभी क्या हो जा रहा है, हम लोग जहाँ जाते हैं अभी 16,000 पेमेंट है उसका, अभी ठेकेदार उसका ATM कार्ड रख लेता है और उसको देता है 8,000 9,000, तो उसका तो मोनोपोली और पूरा डाउन हो रहा है ना। यदि सरकार उसको 16,000 दे रही है और 16,000 यदि हम पूछते हैं जो रनिंग रूम में काम करता है, यदि आपको 16,000 मिल जाए तो उसका चेहरा पे रौनक आ जाता है, अरे तब तो हम बहुत बढ़िया से काम करेंगे, अच्छा लगन से काम करेंगे। तो यदि सरकार इस बीच में जो ठेकेदार को निकाल के सरकार डायरेक्ट बहाली करे निजी का ही, हाँ, तो यदि अगर 16,000 ही उसको मिलेगा तो बहुत उसका परिवार भी चलेगा, उसका घर स्थिति चलेगा। दूसरा बात है उसका मेडिकल फैसिलिटी, आप रनिंग रूम में देखेंगे कभी कभी ऐसा आदमी है वही बाथरूम भी साफ कर रहा है, वही रोटी भी बना रहा है। अब बोलिए आपके ऊपर क्या गुजरेगा? कोई कैटेगरी नहीं है। पहले था हम लोग का मसाला पीसने वाला अलग, सब्जी बनाने वाला कुक, हेड कुक, जो हेड कुक होता था ना उसका ड्राइवर का वेतन मिलता था उसको। हाँ, वो बाथरूम साफ करके तुरंत नहा थोड़ी लेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर वही काम करेगा। अच्छा, जो ठेकेदार है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इसलिए अगर इसमें सबसे अच्छा अगर सरकार यही करना चाहती है तो सरकार जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रही है, सरकार बहाली खुद निकाल ले। उसमें क्या, योग आदमी भी फॉर्म भर के आएगा, उसको 15,000 20,000 रुपया मिलेगा। ये सरकार को मेरा सुझाव है कि आप खुद इसमें आइए बीच में और कॉन्ट्रैक्टर को खत्म कीजिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है सब आज के डेट में दादा है कि नहीं है, आपको अभी समझते होंगे। हाँ, अभी हम लोग कुछ बोलेंगे ना तुरंत पिस्टल निकाल देगा। तो हम लोग बोले, अरे आप क्या बोल के देखिए, आप इंडिया में नहीं रहते हैं क्या?
तो ये बात है। तो मैं उनसे दो चार नहीं हुआ तो आप हाँ, तो हमरा लोग का है, मैंने सरकार को सुझाव है कि आप जिसको भी बहाल करते हैं आप खुद बहाल करिए। बिल्कुल, बहुत सही तो बात है। उसमें क्या है कि आदमी का थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव होगा। अगर बहुत आदमी तो 8,000 का नौकरी करना नहीं चाहता, यदि उसको 20,000 मिलना चाह रहा है और सरकार उसको 18-19,000 दे भी रही है तो बेहतर होगा। एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया था, मैं उधर बात कर रहा था किसी से, तो मुझे कुछ नहीं बताया, महिला लोको पायलट भी हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि चूंकि कई स्टॉपेज ऐसे होते हैं जो 2 मिनट के होते हैं, 1 मिनट, तो ट्रेन का डिब्बा आगे रुका है, उतर के जा कर के और जो बाहर का टॉयलेट इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे पता नहीं, मैं कभी उस डिब्बे में गया नहीं इंजन में, तो मैं समझना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती है? सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंजन में अभी तक जो है लोकोमोटिव में यूरिन का या फिर टॉयलेट का अरेंजमेंट नहीं है। हम लोग लंबे समय से इसकी मांग जो है करते आ रहे हैं। एक ये दुर्भाग्य, अपने नहीं है, दुनिया में नहीं होता, मुझे पता, आप दुनिया की नहीं, इंडियन रेलवे में फ़िलहाल नहीं है। अभी हम लोगों की लंबे समय से इसकी मांग हम करते आ रहे हैं कि कोई भी ट्रेन लंबे लंबे घंटों तक चल रही है, क्या कोई भी आदमी अपना यूरिन टॉयलेट को रोक करके कितना ये करेगा? अगर संजोग से कभी ट्रेनें आप कहती कि रुक जाती है, पीछे का जो डब्बा होता है वो तो पूरी तरफ से लॉक होता है, और जो पीछे जो जनरल होता है उसमें आप जा कर के इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि ये, तो हमारी स्थिति ऐसी होती कि लंबे समय तक जो गाड़ियाँ चलती है हम लोगों को पॉलीथीन में या यूरिन डब्बे में कर के हमको पास करना पड़ता है। ऐसी स्थिति तो है। काफी, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूँ, और ग्रामीण तबके से मैं आता हूँ, घिनौना। आप बोले ना, हम लोगों का जो लोग, तो हमारे फैमिली लोग भी बोलते हैं, अरे हमारा जो व्यक्ति है, हमारा आदमी जो है एक लोको पायलट है, समाज के लोग हमको ये कहते हैं, लेकिन हम किस लोको पायलट को बहुत अमीर, बहुत मजबूत, मैंने सुना कि हमारे परिवार का व्यक्ति लोको पायलट कोई हो गया है रिश्तेदारी में, तो अरे यार बस सफल हो गई जिंदगी। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हमको चलती ट्रेन में यूरिन पास करना पड़ता है, एक पॉलीथीन में या डब्बे में उसको फेंकना पड़ता है। पब्लिक को इस बात का मालूम नहीं है। और हमको खाने के लिए जो अभी रेलवे वो ने एक लेटर निकाला कि हम ट्रेन में रनिंग में आप खाना नहीं खा सकते हैं, हमको टॉयलेट के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है, हमको खाने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है। हम लोग इस परिस्थिति में लोग ट्रेन का परिचालन कर रहे हैं। एक ट्रेन चलती है 2 लोग रहते होंगे, 2 लोग रहते हैं, एक 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 करके तो हो सकता है। जी नहीं, उसकी परमिशन नहीं है, और उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए दोनों लोग इंजन क्या में, एक साथ चलाते हैं, मतलब एक ही एक चलाते हो ना? जी नहीं, एक चलाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन में रहता है, उसकी भी और बहुत सारे काम से यूनिट्स चलते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए कैमरा लगा हुआ है। अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं तो आपको चार्जशीट थमा दिया जाता है। तो इस दुर्भाग्य स्थिति में हम लोग काम करते हैं, इतने दबाव में काम करते हैं कि रेलवे को हम लोग बार बार अपनी मांगों को लेकर के हर बार जब भी आते हैं तो इस प्रकार का मांग को रखते हैं कि हमको कंसिडरेशन चाहिए, और इंजन में टॉयलेट इसका अरेंजमेंट किया जाए। ये हमारी लंबे समय से मांग चल रही मैं है। वैसे एक चीज़ सोचता हूँ, पानी पीना तो अलाउ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं खाने को तो मैं ज़्यादा इतना वो नहीं दूंगा, खाना आप पहले बाद अरेंज कर लोगे, लेकिन टॉयलेट वाली समस्या मुझे बहुत बड़ी लग रही है। और कितनी शर्म की बात है कि कहीं पर आप गाड़ी उतर रहे हैं तो आप जा करके जहाँ पर आप, हमारे मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आप क्या कहीं पे खुले में जा करके आप शौच कर रहे हैं, या डिब्बे में ही पॉलीथीन में कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं कितने। और जो मालगाड़ी में हम लोग जाते हैं तो कहीं पर कोई स्टेशन पे नहीं है, बाहर में कहीं पे रुक गई है, तो आप प्रेशर को कहाँ रोकेंगे? आप प्राकृतिक कॉल है, इसमें टॉयलेट से नहीं, कई बार आपको लैट्रिन की बात मैं करता हूँ, तो वहीं पर जो है आप ट्रैक किनारे आप जा रहे हैं, एक कितना ये दिल को चोट पहुंचाने वाला है कि हम एक इतने बड़े अभी डेवलप कंट्री में और डेवलप सोच के साथ सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। जिस बुरा परिस्थिति में हम लोग लोको पायलट ट्रेनिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, इसमें जो सुधार की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने जो अभी एक नियम जो निकाला है कि आप ड्यूटी में आप खाना नहीं खा सकते हैं रनिंग में, तो आप ऐसे परिस्थिति में कोई आदमी कितना घंटा काम करेगा कि खाना पीना यूरिन सबको रोक करके। और आज तो हमारे ट्रेन में जो है असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट महिलाएं भी आ गई है। ऐसे परिस्थिति में जब यूरिन करना मुश्किल है, सामने और भी बड़ी दिक्कत, और बड़ी समस्या है, वो पानी कम पीना शुरू कर देती है, जिससे कि आप उसको जो है पूरा फिजिकल उसका स्वास्थ्य, पानी कम पी रही है, पानी कम पी रही है, ताकि हमको जो है जहाँ पर लंबे समय के बाद टॉयलेट का जरूरत पड़ेगा वहाँ करेंगे। तो एक बहुत ही खराब स्थिति इसको आप कह सकते हैं, जिसमें कि सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है। देखिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई साहब का कहना ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पहुँच वाले लोग हैं, या कहना चाहिए बहुत धमक वाले लोग हैं,
वही लोग और लेते वो धमक वाले लोग ऐसे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो सरकार तय करती है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कर्मचारी आए, उदाहरण दिया भाई साहब ने कि ऐसे 16,000 आए, तो वो कर्मचारी चूँकि उसे जॉब चाहिए, ये उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसका ATM रख लेते हैं, ऐसा भाई साहब ने बताया। और इन लोगों ने भी जानकारी करने की कोशिश की कि उस प्राइवेट कर्मचारी को जो कॉन्ट्रैक्ट पे आया उसको वास्तव में मिल क्या रहा है। तो उसने बताया कि उनकी वास्तविक सैलरी जो सरकार ने तय की है वो 16,000 है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन उससे कम उन्हें किसी को 8,000, किसी को 9,000, किसी की जैसी जिसकी किस्मत कह लो। और अगर ये लोग सवाल उठाएं तो वो कॉन्ट्रैक्टर इतना दमदार है, इतना रसूख वाला है कि वो रिवाल्वर भी निकाल लेता है। तो ये चीज़ें हैं और ये छुपी नहीं है। जैसे भाई साहब ने मुझसे कहा कि आपको पता नहीं कि इंडिया में नहीं रहते हैं, वास्तव में बात है, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था। मेरी जानकारी में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं होता लोग कहते पत्रकार कहानी गढ़ रहा है, लेकिन जो लोग उससे दो चार हो रहे हैं, कोई मैं नैरेटिव गढ़ रहा है ये बोल देते, सरकार के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, सच्चाई है, उसको समझना पड़ेगा और सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इन चीज़ों से होना चाहिए। और ये राय बहुत अच्छी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे अग्निवीर की तरह डायरेक्ट सैलरी जाए, बिचौलिया हटाओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी रख रहे हो, कम से कम उसको सैलरी कम मिल रही है तो कम से कम पूरी तो मिले, उसको दूसरी कड़ी सरकारी सुविधाएं मिल सकती हैं, दूसरी कम पैसों में भी आप करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, दिखावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इस सब का अंत होगा, आप समझ लीजिए, हमारी आपकी सुरक्षा से, जब हम आराम से ट्रेन में सो रहे होंगे और इनमें से कोई लोको पायलट और उसके कर्मचारी जब थकान की वजह से झपकी पा जाएंगे, कोई गड़बड़ कर जाएंगे, तब जांचें होती रहेंगी, कमेटी बैठती रहेगी और हम आप में से अपने परिवार के कुछ सदस्य खो चुके होंगे या जिंदगी भर के लिए अपंग हो चुके होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.